first topic of discussion is flow chart on histology of pineal gland। तो सबसे पहले हम पाइनियल ग्लैंड के का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद पाइनियल ग्लैंड के स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसमें पिनालोसाइट्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे ब्रेन सैंड, इसकी फॉर्मेशन, इसके फीचर्स। इसके बाद हार्मोन्स ऑफ पाइनियल ग्लैंड। फाइनली हम मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ मेलाटोनिन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाइनियल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी का इंट्रोडक्शन या ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन तो पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एपिफाइसिस सेरिब्राई या फिर पाइनियल बॉडी। तो फिर पाइनियल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सो कॉल्ड एपिफाइसिस सेरिब्राई, एपिफाइसिस सेरिब्राई, या फिर इसको हम पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं, पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो ग्लैंड होता है इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है फ्लैटेंड है। तो उसको हम लिख सकते हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। इसकी शेप कौन से रिजेंबल करती होती है, तो भी हम लिख सकते हैं हैविंग शेप ऑफ कौन। नॉर्मली पाइनियल ग्लैंड थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से अटैच होता है पाइनियल स्टाक के थ्रू। तो ये अटैच होता है थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से, थर्ड वेंट्रिकल। और जोड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्टाक होता है, उसको बोलते हैं पाइनियल स्टाक, थ्रू पाइनियल स्टाक। जो पाइनियल ग्लैंड होता है एक पाया मैटर की कवरिंग से कवर होता है, यानी कवर्ड बाय पाया मैटर। और ये पाया मैटर इसका कैप्सूल बनाता होता है जिसको हम फॉल्स कैप्सूल भी बोल सकते हैं। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ फीचर्स। पाइनियल ग्लैंड में बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं पिनालोसाइट और दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। जो मेन फंक्शनल सेल्स होंगे वो पिनालोसाइट्स होंगे और जो एसेसरी या सपोर्टिंग सेल्स होंगे उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसका लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि पिनालोसाइट और इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। पाइनियल ग्लैंड में एक स्पेशलाइज्ड सैंड नोवा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा एरानिकिया। तो यहाँ पे हम पाइनियल ग्लैंड के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ब्रेन सैंड, या फिर इसको हम कॉर्पोरा माइलिकिया सॉरी एरानिकिया, कॉर्पोरा एरिटिकिया भी बोलते हैं, या फिर ब्रेन सैंड। और ये पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता होता है। और ये पाइनियल ग्लैंड जो ब्रेन सैंड प्रोड्यूस करता है ये एजिंग के साथ साथ बढ़ती रहती है, तो फिर इंक्रीज विद एजिंग। इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये जो ब्रेन सैंड या कॉर्पोरा एरानिकिया है ये असल में कैल्सिफाइड कॉन्क्रीशन होती है, कैल्सिफाइड कॉन्क्रीशन होती है। मतलब यहाँ पे कोई कैल्शियम एक कंपाउंड बनाएगा इनसॉल्युबल सा, तो यहाँ पर कैल्सिफाइड कॉन्क्रीशन, इनकी शेप मलबरी होती है, मलबरी शेप की होती है। इसके बाद नॉर्मली ये पाइनियल ग्लैंड के ईसीएम में जब प्रेजेंट होती है जब सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ स्टार्ट होती है, यानी दूसरी सदी के बाद। तो अपेयर इन ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी या फिर एपिफाइसिस सेरिब्राई, और ये कब होती है आफ्टर सेकंड डिकेड। और जब ये बनना शुरू हो जाती है तो फिर ये लैमिलर बॉडी वाला स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है। लैमिलर का मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला स्ट्रक्चर, तो एग्जिबिट लैमिलर स्ट्रक्चर्स।
इसकी जो कंपोजिशन होती है, इसकी कंपोजिशन किस तरह से है, तो यहाँ पर इसकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन में हमें कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन देखने को मिलती है, और वो डेपोजिशन सेंटर में ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अराउंड होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अराउंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जिसकी वजह से हमें लैमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर में जो सेंटर में होगा वो होगा ऑर्गेनिक, और जो हो गए साइड पे पेरिफेरी पे होगे वो इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन, तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है ब्रेन सैंड की, वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस किसकी, मेलाटोनिन की, यानी मेलाटोनिन को पिनालोसाइट रिलीज कर देंगे। तो फिर रिलीज ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम पिनालोसाइट, नॉर्मली या इनिशियली जो मेलाटोनिन होता है वो एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड होता है। इनिशियली मेलाटोनिन होता है वो एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड होता है जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कैरियर प्रोटीन। लेकिन इसके बाद जब मेलाटोनिन एक्टिवेट हो जाता है, यानी इसका फाइनल स्ट्रक्चर अटेन हो जाता है, तो फिर कैरियर प्रोटीन उसका साथ छोड़ देती है और इससे डिसोसिएट हो जाती है। कैरियर प्रोटीन डिसोसिएट होगी। कैरियर प्रोटीन डिसोसिएट हो जाने के बाद ये कैल्शियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ये अट्रैक्ट करेगी कैल्शियम को, क्योंकि इसके पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पे हमें डेपोजिशन देखने को मिलेगी, डेपोजिशन कैरियर प्रोटीन का कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को हम कॉर्पुरा एरानिकिया भी बोल सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एजिंग के साथ ज़्यादा होता रहता है। अब जब पाइनियल ग्लैंड था, एक तो ये ब्रेन सैंड प्रोड्यूस कर रहा था, या प्रोड्यूस नहीं कर रहा था बल्कि बन रही थी ब्रेन सैंड यहाँ से। दूसरा ये है कि जो पाइनियल ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, उसका नाम है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम होगा मेलाटोनिन। तो बेसिकली जो हमने आज पढ़ना है वो है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन की सिक्रेशन होती है वो एक सर्काडियन रिदम को अटेन करती होती है, मतलब रात के वक्त इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और डे लाइट में इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो फिर जो मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन या मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन क्या होगा, जो मेलाटोनिन का होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन या मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन मेलाटोनिन की रिलीज का, कि कब इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी और कब इसकी सिक्रेशन कम होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन या फिर स्टिमुलेशन लिख सकते हैं हम। तो इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है जब नाइट का वक्त होता है, यानी डार्कनिंग में इसकी सिक्रेशन ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा होती है। कैसे डार्कनिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं डार्कनिंग होगी। जब डार्कनिंग होगी तो फिर जो लाइट आई में एंटर हो रही होगी वो रिलेटिवली कम होगी, तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब कम लाइट एंटर होगी तो फिर कम इंफॉर्मेशन जाएगी। कौन सी इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल इम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी। ये इंफॉर्मेशन इंफीरियर एसेसरी ऑप्टिक ट्रैक के जरिए जाएगी। इंफीरियर
एसेसरी ऑप्टिक ट्रैक, यानी कैसा ऑप्टिक ट्रैक होगा जो नॉर्मल विजुअल सेंसेशन के बगैर नहीं बजाय डार्कनिंग वाली इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा होगा। तो यहाँ पर इंफीरियर एसेसरी ऑप्टिक ट्रैक वाली इन्फॉर्मेशन या ये ट्रैक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस के पास। हाइपोथैलेमस का एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है जो कि सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता होता है। सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन जाएगी ट्रैक के जरिए, और ट्रैक के जरिए इंफॉर्मेशन जाएगी टैगमेंटल न्यूक्लियस के पास जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टैगमेंटल रेटिकुलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होगी डिसेंडिंग रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक के जरिए होते हुए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तक जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिसेंडिंग रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक जो कि सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। डिसेंडिंग रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक यहाँ पर जाएगा न्यूरॉन्स ऑफ लैटरल ग्रे हॉर्न, न्यूरॉन्स ऑफ लैटरल ग्रे हॉर्न इन अपर थोरैसिक सेगमेंट। यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर या प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पे होगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन जाएगी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के थ्रू किसके पास, पाइनियल ग्लैंड के पास। इनके पाइनियल ग्लैंड के पास सिंपैथेटिक इंफॉर्मेशन आती होती है तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएंगे पाइनियल ग्लैंड के पास, और ये इंफॉर्मेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन पाइनियल ग्लैंड के पिनालोसाइट को स्टिमुलेट करेगी। इनकी स्टिमुलेशन होगी और इनकी स्टिमुलेशन के जरिए जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा या रिलीज होगा उसका नाम है मेलाटोनिन। तो एक बात तो तय होगी कि मेलाटोनिन के सिक्रेशन को अगर ज़्यादा करना है तो फिर डार्कनिंग हमें ज़्यादा चाहिए होगी, यानी रात के वक्त इसकी सिक्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है और डे लाइट में इसकी सिक्रेशन रिलेटिवली कम होती है। जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो गया वो ब्लड या फिर सीएसएफ के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, वहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोपिन एफएसएच और एलएच इनको ही ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और हाइपोथैलेमस के पास, स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और वहाँ पे गोनाडोट्रोपिन एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन को कम कर देगा। तो इसका फंक्शन ये होगा कि कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। तो इसका फंक्शन हमें ये देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये था पाइनियल ग्लैंड की सिक्रेशन किन किन कंडीशन के अंदर ज़्यादा होती है, तो ये तो हो गया। अब जो मेलाटोनिन है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस के लिए जगह यहाँ पर पड़ी हुई है, इस जगह को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन ये होता है कि सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वो हमने सर्काडियन रिदम यहाँ से देख लिया कि डे के टाइम इसकी सिक्रेशन कुछ और होती है यानी कम होती है, और नाइट के टाइम इसकी सिक्रेशन कुछ और यानी ज़्यादा होती है। तो पहला इसका जो होगा वो सर्काडियन रिदम को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस सर्काडियन रिदम। दूसरा इसका फंक्शन अभी हमने देखा था फ्लो चार्ट से कि एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज नहीं कराने देगा, तो ये डिक्रीज कर देगा एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन को, जिसकी वजह से सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा ये होगा कि ये स्लीप को भी प्रमोट करता होता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। फॉर एग्जांपल पहले हम यूज़ करते थे हिप्नोटिक सिडेटिव ड्रग्स नॉर्मली ये कोई और साइड इफेक्ट भी कॉज करते थे, लेकिन ये जो मेलाटोनिन है फार्मास्यूटिकली देखा गया कि ये स्लीप को प्रमोट करता होता है, तो स्लीप प्रमोटिंग एजेंट, लेकिन इसके साथ हमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, विदाउट साइड इफेक्ट। चौथा ये हो सकता है कि
ये बर्थ कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ओव्यूलेशन को कैसे सप्रेस करता होता है? एफएसएच और एलएच को कम करके। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक कंपोनेंट भी होता है, बिकॉज ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता होता है। नंबर 5 ये है कि ये इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। छठा ये है कि ये एजिंग को स्लो भी कर सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल को रिमूव करता है अपने एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन की वजह से। तो ये एजिंग को कम कर सकता है बाय इट्स एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। लास्ट फंक्शन देख लेते हैं। लास्ट फंक्शन जो होगा वो ये है कि इम्यूनिटी को इन्हांस कर देना, और ये इम्यूनिटी को इस तरह से इन्हांस करता है कि एजिंग के साथ साथ थाइमस का साइज नॉर्मली कम होता रहता है, लेकिन मेलाटोनिन को इंजेक्ट करने के बाद देखा गया कि थाइमस का साइज था नॉर्मली कम नहीं हुआ। तो ये रिवर्स कर सकते हैं एज रिलेटेड श्रिंक और श्रिंकिंग ऑफ थाइमस। तो थाइमस की श्रिंकिंग को इनहिबिट करके ये इम्यूनिटी को एनहांस कर सकता होता है। तो ये था पाइनियल ग्लैंड के ऊपर पूरा स्केच। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, ये 2-3 मिनट की होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। पिनेलोसाइट और इंटरस्टिशियल सेल्स में डिफरेंस। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।